आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब आज शाम को दिवाली मनाएंगे, पटाखे चलाएंगे, लेकिन टीम इंडिया इसके लिए पहले ही तैयार है, बेंगलुरु पहुंच चुकी है, मैदान पर उतर चुकी है और थोड़े ही दिनों में बाबा हम सब जो हमारे मेहमानों के साथ दिवाली मनाते हुए नजर हम पटाखे चलाएंगे, लेकिन ग्रीन पटाखे चलाएंगे, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री। तो निश्चित रूप से, लेकिन गुगली जारी है और हम हैं आज काम पे और उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली शुभ हो। आज भारत का मैच जो है वो नीदरलैंड के साथ है, लेकिन हम इस मैच के अलावा जो लाइनअप है वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो मेहमान हैं, सबा करीम साहब हैं, विजय दहिया साहब हैं। सबसे पहले सबा साहब, आपसे आज के मैच के बारे में कोई प्रेडिक्शन, आप क्या टीम वही चाहेंगे या आप चाहेंगे कि सब कुछ तो हो ही गया, क्वालिफाई कर गए, तो कोई बदलाव कर सकते हैं क्या? सबसे पहले आप दोनों को दीपावली की शुभकामनाएं, उसके साथ तमाम दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। भारत एक तरह से चलिए क्वालिफाई तो कर गया है भारत, अब उसकी तैयारी एक अलग किस्म से शुरू हो गई होगी, पर यह कि चूंकि ये अंतिम लीग स्टेज है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है बाबा, जिस तरह से ये शेड्यूल हुआ है वर्ल्ड कप का, इसमें काफ़ी ब्रेक्स मिले हैं। अब ये जो मुकाबला हो रहा है, एक हफ्ते के ब्रेक के बाद यहाँ पर मैच हो रहा है भारत का, तो सभी खिलाड़ियों को मौका मिल गया रेस्ट करने का। इससे बड़ा ब्रेक और क्या हो सकता है आपके लिए? तो मुझे लगता है कि सभी खिलाड़ी तो तैयार होंगे खेलने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा इसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक हफ्ते का जो ब्रेक मिलता है, जो रेस्ट है, वो काफ़ी होता है किसी भी खिलाड़ी को वापस रिकवर करने के लिए, अनलेस कि किसी को थोड़ी बहुत चोट लगी हुई हो और मैनेजमेंट की तरफ से या फिर सपोर्ट स्टाफ ने ये कहा हो या ये सलाह दी गई हो कि इनको आप ब्रेक दे दिया जाए, ताकि वो 15 तारीख को जो सेमीफाइनल मुकाबला है उसके लिए पूरी तरह से फिट हो जाए। बिल्कुल विजय भाई, टीम इंडिया फ्रेश उतर रही है और द्रविड़ ने, कल लोगों ने उनसे पूछा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या टीम बदलाव, तो उन्होंने इतना कहा कि 6 दिन का ब्रेक था, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक इशारा शायद मिला है कि अगर वर्कलोड के हिसाब से शायद बुमराह को रेस्ट की बात जो आसपास से आई है बातचीत, मतलब द्रविड़ ने इशारा नहीं किया है, लेकिन आपको लगता है बेस्ट प्लेइंग को ही उतारना चाहिए? अब जो नैरो अप्रोच की बात कर रहे हैं, वाइडर पिक्चर की अब जरूरत नहीं है, नैरो अप्रोच की जरूरत है। मुझे लगता है राहुल द्रविड़ ने जिंदगी में कभी कोई इशारे नहीं किए जिस तरीके का व्यक्तित्व है उनका। लेकिन आपने वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में यहाँ बात की, सबा भाई ने इस चीज़ का जिक्र किया कि 6 दिन का गैप बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद क्या होता है कि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसे भी काफ़ी जो सेशन हुए होंगे वो ऑप्शनल सेशन हुए होंगे। अगर आप करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी होंगे कि आपको जाना ही है, तो वो उतनी रिकवरी आपकी हो चुकी होती है। जब आप इस तरीके से खेल रहे होते हैं ना, तो मुझे कम ही लगता है कि आप रेस्ट करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि लगातार आप खेलते रहें, वो लय आपके पास रहे, मैच का जो फील है वो आपके पास रहे। और एक और चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हम इस ग्राउंड में खेले नहीं है, लेकिन हमारा सेमीफाइनल मुकाबला भी इसी ग्राउंड में होने वाला है, तो शायद उस फील के लिए भी मुझे लगता है कि सेम टीम के साथ उतरना चाहिए। और जो आपने अब तक इस वर्ल्ड कप में किया है, जिस तरीके की क्रिकेट आपने खेली है ना, उस स्टैंडर्ड में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हम चेंजेस करेंगे तो जीतेंगे कि नहीं, वो तो दूर का सवाल है, लेकिन एक जो लय आपने प्राप्त करी हुई और जिस तरीके से आप खेलते हुए आ रहे हैं ना, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम के साथ जाना चाहिए आज भी। तो फाइनल में मतलब आपको लगता है कि आज जो हम कर रहे हैं वो सेमीफाइनल और फाइनल की तैयारी है? वही होगी। मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब देखिए, बल्लेबाजों की अगर हम बात करें जिनका फॉर्म अच्छा है, तो वो यही चाहेंगे ना कि नीदरलैंड्स के खिलाफ बेंगलोर में ये मैच हो रहा है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, शानदार बल्लेबाजी के लिए विकेट है, वहाँ पर और मौका मिले। अब विराट कोहली सिर्फ 131 रन दूर हैं, हाईएस्ट रन गेटर वो बन जाएंगे एक विश्व कप में, तो वो इस मौके को क्यों गंवाएंगे? रोहित शर्मा ने अभी तक कोई बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं, हालांकि शुरुआत काफ़ी अच्छी दी है, तो उनकी कोशिश यही होगी कि वो उसी शुरुआती दें और उसके साथ साथ एक बड़ा स्कोर भी खड़ा करें। इस प्रकार से जितने सारे बैटर्स हैं, मुझे लगता है नहीं कोई भी चाहेगा ब्रेक लेना। कुछ वही हालत यहाँ पर गेंदबाजों की भी है। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कोई अंदर की खबर, कोई टीम की खबर, आप कुछ बताइए, आप तो टीम के साथ ही घूम रहे हैं। की खबर यही है कि टीम का माहौल, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मैदान के अंदर जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि मैदान के बाहर ड्रेसिंग रूम में और आपस में जो माहौल रहता है, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो माहौल बहुत अच्छा है। कल टीम ने दिवाली भी मनाई साथ में, उन लोगों ने अच्छा एक दूसरे से गले मिले। तो कुल मिला के बीसीसीआई के बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, तो वो यही कह रहे हैं कि हम इस बार जीतेंगे। कल एक बीसीसीआई के पदाधिकारी से बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि आप लोग दुआ करिए कि 19 तारीख को हम जीतें, तो सब लोग मिलके एक साथ पार्टी करेंगे।
तो कुल मिला के बीसीसीआई से लेके टीम तक का माहौल अच्छा है और वो लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस बार खिताब को जीतने के लिए। अरे अभिषेक, कहाँ से आई है, विजय भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, कहाँ से आई है दिवाली की बहुत शानदार तस्वीरें आई हैं, और एक तरह से आपके मन में थोड़ा बहुत मन मुटाव भी हो तो त्यौहार वो खत्म कर देता है, जो टीम की कैमराडरी बॉन्डिंग के लिए अलग से कोशिश की जा रही है, वो एक एडिशनल एडवांटेज है। और विजय भाई भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अभिषेक भाई, बीसीसीआई का माहौल और भारतीय टीम का माहौल वो एक कड़ी की तरह है, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले आप देखा होगा आपने 2017, 19, 22, 21 वो कुछ चीजें थी जो जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन इस बार आपको टीम की बॉन्डिंग मैदान के अंदर और मैदान के बाहर और साथ जो लोग टीम के साथ हैं या जिनके पास अंदर की खबरें आती हैं उनको ये पता चल रहा है कि टीम की बॉन्डिंग पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। एक दो दिन में मैं शायद इस पे स्टोरी भी लिखने वाला हूँ, कल मेरी उसी को लेकर बात हुई थी तो मैं उसी का इनपुट आपको दे रहा हूँ कि जो बीसीसीआई ने कुछ चीजें उठाई थी, कुछ कदम उठाए थे, कुछ लोगों की आपस में बातचीत कराई थी, तो उन चीजों ने बहुत अच्छा काम किया है और वो टीम एक एकजुट होकर नजर आ रही है। चाहे किसी को परफॉर्मेंस का मौका मिल रहा हो, चाहे किसी को परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिल रहा हो, चाहे कोई खराब कर रहा हो, चाहे कोई अच्छा कर रहा हो, एक पूरा बैकअप है जो एक दूसरे को एकजुट करके आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। और मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो परफॉर्मेंस की वो एक अलग मुद्दा है, एशिया कप से पहले की टीम एक अलग है और एशिया कप के बाद की एक टीम इंडिया अलग नजर आ रही है। जी सभा भाई क्या कहेंगे, ये जो फोटोग्राफ्स आए हैं दिवाली बहुत की सुंदर, और सुंदर। सारे पेसर्स एक जगह हैं, मतलब सब मिले, पूरा लग रहा है कि भाई कुछ जो है एफर्ट किया जा रहा है पर्दे के पीछे से। ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट था ये, बहुत लंबा टूर्नामेंट है ये। भारत की शुरुआत कब हुई थी? 8 तारीख अक्टूबर को उनका पहला मैच था और इस दरमियान भारत एक ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है ऑल ओवर इंडिया। कई सारे कमिटमेंट्स होते हैं, तो बीसीसीआई ने भी जो आईसीसी के साथ मिलकर जो शेड्यूल बनाया है उसमें कोशिश यही की है कि भारत हर वेन्यूज़ में खेले, जो कि भारत ने किया है अभी तक। अब ये अंतिम पड़ाव है भारत के इस टूर्नामेंट का, और अब जितनी मेहनत आपको मैदान के अंदर करनी होती है उसी प्रकार की मेहनत जो टीम मैनेजमेंट है वो मैदान के बाहर करती है। पर अंत में जीत की खुशी से बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। जीत सबको एकत्रित करती है, सबको एकजुट करती है, और यही हुआ है भारत के साथ। और जैसे जैसे भारत एक एक पड़ाव जीतता गया है, मुझे लगता है कि कमराडरी की जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो फिर भरोसा आपका बढ़ जाता है एक दूसरे खिलाड़ी के ऊपर। कप्तान को ये लगता है कि कठिन परिस्थिति में भी मेरे पास कई सारे खिलाड़ी हैं जो अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं और टीम को जिता सकते हैं। रोहित शर्मा का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके साथ साथ राहुल द्रविड़। कुछ हद तक जो पर्सनैलिटी की हम बात करें वो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की मिलती जुलती हैं। दोनों बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और मेरे विचार में जहाँ तक मुझे खबरें आ रही हैं कि दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस तरह की टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज को डेवलप करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अब देखिए ना कि एक बड़े प्लेयर का ना होने के बावजूद, हार्दिक पांड्या टीम में शामिल नहीं है, पर उसके बावजूद टीम के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं आया है। बहुत कम टीम इस बारे में इस तरह की बातें कर सकती हैं। एक और बात है कि जिस तरह का प्रदर्शन रहा है भारत का अभी तक, इसके पहले विश्व कप में मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 2007 में ऑस्ट्रेलिया का इस प्रकार का डोमिनेंस रहा था। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने भले वर्ल्ड कप जीता है, पर इस तरह का डोमिनेंस 2007 में और 2003 में, 2007 में विश्व कप हुआ था वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया का हर एक मैच में इसी प्रकार का डोमिनेंट प्रदर्शन रहा था। तो उम्मीद यही है कि इसी प्रकार का प्रदर्शन आज भी रहे और आने वाले दो जो मुख्य जो मैचेस हैं उसमें भी यही प्रदर्शन हमें देखने को मिले। विमल ये हुआ कि बीसीसीआई में जो एचआर टीम है वो बहुत मेहनत की है, बहुत काम कर और जैसे हमारे यहाँ इस बार जो है आप देख रहे होंगे पूरे ऑफिस में रंगोलियां दिख रही होंगी आपको, तो एचआर जो है बीसीसीआई के एचआर ने खूब मेहनत की। विजय भाई, एक चीज है, जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि गैप होता है तो प्लेयर का रिदम टूट सकता है। क्या ये कहें कि विक्ट्री जब होती है तो वो गैप बड़ा हो तो भी मोमेंटम बना रहता है, और अगर आप हार रहे हो तो वो गैप जो 6 दिन का जैसे गैप मिला है वो आपको तोड़ सकता है? देखिए, आप खेल में ना दोनों तरीके से देख सकते हैं इसको। अगर आप अच्छा नहीं करें तो कई बार गैप इसलिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है कि आप थोड़ा समय ले सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, या मेंटली भी आपको ब्रेक मिल जाता है। जब आप अच्छा कर रहे होते हैं तो फिर आप ये सोचते हैं कि लगातार खेलते रहें तो वो बेहतर है। तो वो दोनों चीज़ें, आप दोनों पहलू हमेशा खेल में देख सकते हैं। जैसे अभी आपने बीसीसीआई का यहाँ जिक्र किया, देखिए बीसीसीआई जो खुद है ना उसकी भी साख दाव पे लगती है जब आप इस तरीके के टूर्नामेंट में खेल रहे होते हैं, क्योंकि आईसीसी के अंदर जो बीसीसीआई का कद है वो पिछले कुछ सालों में बड़ा ही होता
जा रहा है, और उसको वो दावेदारी पेश करना या वो दबदबा पेश करने के लिए आपकी जो टीम है उसका प्रदर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। इस समय आप देखिए पूरे जितनी क्रिकेटिंग फर्टिनिटी है वर्ल्ड में, जितने भी प्रेस रिपोर्टर्स हैं या जितने भी सब लोग आए हुए हैं, वो बार बार इसी चीज़ की बार बार तारीफ़ कर रहे हैं जो सिस्टम बीसीसीआई ने क्रिएट करा है, या जिस तरीके से आपकी बेंच स्ट्रेंथ आप क्रिएट करने में तैयार रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हार्दिक के ना होने के बाद भी किसी ने उनको मिस नहीं किया है कि भारतीय टीम में कि आपके पास विकल्प थे कि नहीं थे। उस लिहाज से आपकी तारीफ हो रही है, तो बिल्कुल वो आपको वो तालमेल दिखेगा, क्योंकि ऑफ द बिहाइंड द सीन्स जो काम बीसीसीआई ने किया है, जिस तरीके से एनसीए है, शेडो टूर्स हैं, इंडिया ए के टूर्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अभी भी आप देखिए एक ट्राई सीरीज़ अंडर 19 की इस समय कंट्री के अंदर चल रही है, तो वो काम ये नहीं है कि वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसकी वजह से जो और काम होने चाहिए वो उन्होंने बैक सीट ली है। और पाकिस्तान जो है टीम, अगर आप देखें तो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की बहुत चर्चा हो रही है कि जो दिख रहा है उसके बारे में बात ना करें। ये पिछले कुछ सालों में तैयार किया गया है, और हर किसी टीम का ये मानना है कि जो भारतीय टीम ने या बीसीसीआई ने पिछले कुछ समय में किया है उसी का जो परिणाम है वो फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। एक बाबा, एक जो इशारा सबक कर रहे हैं या विजय कर रहे हैं कि बीसीसीआई ने बहुत काम किया है, इनको थोड़ा फोर्स करते हैं अभिषेक को, बहुत सारी स्टोरीज इनके पास होती है, क्या कोशिश हुई है जो आप मिलने मिलाने की आप भी बता रहे हैं, थोड़ी बहुत स्टोरी जो आप बता सकते हैं बताएं। अरे मेरे स्टोरी बताते बाकी लोग करने लगे। मैं ये बता रहा था कि आप अगर 2017 से और 2023 की तुलना करें, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से और अभी तक की तुलना करें, तो जो टीम में जो कुछ लोग आसपास या एक दूसरे जो सिर्फ ग्राउंड में एक साथ दिखाई देते थे, ड्रेसिंग रूम में एक साथ नहीं दिखाई देते थे, या अन्य जब डिनर करने जाते थे एक साथ नहीं दिखाई देते थे, उस माहौल को चेंज करने की कोशिश की गई है, जिसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान जो टॉप ब्रॉस के लोग हैं, जिनकी लोग सुनते हैं, उनका है। क्योंकि अगर ऐसे लोग इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे जिनकी कोई सुनता ही नहीं, तो वो चेंज नहीं होगा। मतलब जिनके कहने पे फर्क पड़ता है, जिनके कहने पे असर पड़ता है, टीम के जो सीनियर लोग हैं जिनको सुनते हैं, उन्होंने बैठाया, उन्होंने आपस में बात कराई, उन्होंने कहा कि देखिए हमारा एक टारगेट है, हमें वर्ल्ड कप जीतना, हमें आईसीसी ट्रॉफी जीतनी है। हमने 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, हमने ये ट्रॉफी नहीं जीती है। कप्तान बदलने से या कोच बदलने से या बाकी बदलने से तो हमने देख ही लिया उन चीजों को। अब हमारा मेन चीज है कि जो लोग हमारे पास मौजूदा विकल्प हैं वो एक साथ आए, परफॉर्म करें, देश के लिए परफॉर्म करें। तो मुझे लगता है वो चीजें काफी डेवलप हुई। मेरी कल रात को ही बात हुई, इस पे मुझे पता चला था, मैंने कंफर्म भी किया। तो इन सब चीजों को, ये सब कदम उठाए गए। और मैं पर्सनली पिछले 8-10 साल से टीम को ट्रेस कर रहा हूँ, टीम के साथ टूर पे हूँ, विदेश टूर पे हूँ, तो मुझे लगता है कि इन चीजों ने बहुत इम्पैक्ट डाला। मैं पहले भी लिखता था, चाहे वो किसी की कप्तानी हो, उसमें मैं यही कहता था कि आप मैदान में नहीं हार रहे हो, आप ड्रेसिंग रूम में हार रहे हो, आप तैयारियों में हार रहे हो, आप आपस में हार रहे हो। आज हम ड्रेसिंग रूम से और बल्कि टीम होटल से ही जीतने के लिए निकलते हैं, इतना डिफरेंस है। जी सही कहा अभिषेक। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम चर्चा करेंगे इसी पर, और ये भी चर्चा करेंगे कि जो सेमीफाइनल का लाइनअप है उस पर भी बातें करेंगे। वक्त है ब्रेक। गुगली जारी है। आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे दोनों मेहमान, हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी इस मैच की भी चर्चा कर लेते हैं। भले ही इस मैच पर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो लोगों का, लेकिन मैच तो होना ही है। और हम बात कर रहे हैं टीम कम्बिनेशन की। आप सबका मानना है टीम कम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो क्या रणनीति होनी चाहिए? बॉलिंग बैटिंग क्या करेंगे? पहले मैं वही पिछले जितने सारे मैचेस भारत ने खेले उसमें आंकड़ा मैं देख रहा था, पहले 5 मैचेस में भारत ने पहले गेंदबाजी की है, पहले गेंदबाजी की है। उसके बाद अंतिम के 3 मैचेस जो हुए हैं वहाँ पर पहले भारत को बल्लेबाजी करनी पड़ी है। और भारत की स्ट्रेंथ जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है वो उनकी गेंदबाजी ज़्यादा रही है, क्योंकि जिस तरह का बोलबाला रहा है भारतीय गेंदबाजों का। अब देखने वाली बात यह है कि भारत क्या ढूंढना चाह रहा है इस अंतिम मुकाबले में। जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत की कोशिश यही होनी चाहिए कि वो पहले बैटिंग कर लें और एक और बड़ा स्कोर खड़ा करें।
ताकि इसके पहले जो बड़े बड़े मुकाबले हुए हैं, नॉकआउट इनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी परेशानी यही रही है भारत की कि जब भी भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया है तब उनकी परेशानियां थोड़ी बहुत बढ़ गई हैं। तो वो एक एरिया है जहां पर आप चाहते हैं कि भाई मेरे एक दो जो ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने बड़ा रन ना बनाया हो अभी तक, उनको मौका मिल जाए और एक बड़ा स्कोर वो खड़ा करें। बेंगलुरु के का ये मैदान है, हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कितने सारे रन्स बनते हैं। तो वही एक दो एरियाज है जहाँ पर भारत प्रयास करेगा कि उसकी भी भरपाई की जाए। एक तो छोटा ग्राउंड है विजय भाई, ये तो मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स की ओर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जब टीम उतर रही है, जैसे सभा भाई कह रहे हैं कि आपका जो कंसर्न होगा, पता नहीं इसमें क्या कंसर्न है भी या नहीं, जैसे मिडिल ऑर्डर का एक कंसर्न है, वहाँ तक बैटिंग पहुँचती है या नहीं, टीम किस अप्रोच से जाती है कि क्या मतलब सिर्फ रन बनाना या विकेट लेना, तो एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ थिंग है। नहीं, अप्रोच वही है, रन बनाना और विकेट लेना तो है ही, तभी तो आप गेम के परिणाम की तरफ जाएंगे। लेकिन एक सोच ये भी हो सकती है कि क्या आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसी पोजीशन में डालने की कोशिश करेंगे, अगर आप पहले रन बना रहे हैं तो क्या आपका इस तरीके का प्लान हो सकता है कि पहले 10 ओवर में हम इस तरीके से रन बनाना चाहते हैं, इस मैच से आप और क्या अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं? क्योंकि अगर टीम देखेंगे तो वो कोई अतिरिक्त प्रेशर आपके ऊपर डालती हुई फिलहाल नज़र नहीं आ रही है जैसे क्रिकेट भारतीय टीम ने खेली है। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि आपकी सोच यही होनी चाहिए, जिस तरीके से आप क्रिकेट खेलते हुए आए हैं वो, और अगर हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थोड़ा सा अतिरिक्त समय लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि बड़े मैच से पहले अगर आप अच्छे रन बना के जाते हैं तो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और किसी चीज़ से आपको नहीं आता है। रोहित, उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी तरीके से खेलेंगे। वो अग्रेसिव माइंडसेट जो उनका वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लास्ट मैच से था, वो उसी पे रहेंगे। लेकिन शुभमन के लिए मौका है एक अच्छा कि वो अगर थोड़ा समय भी ले लें और एक अच्छी बड़ी पारी खेल लें सेमीफाइनल से पहले, तो वो उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी ठीक रहेगी और विरोधी टीम के लिए भी रहेगी कि पिछले मैच के अंदर अगर आप देखें तो ये रन बना के आ रहे हैं, और वैसे भी एक बार फिर से वो वर्ल्ड नंबर रैंकिंग में, ओडीआई रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर प्लेयर बन गए, नंबर 1 बन गए हैं, तो वो उनके लिए कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा। और हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अच्छे स्टार्ट की सख्त ज़रूरत होगी। तो ये कुछ चीज़ हैं जिनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। एक ब्रेक लेना पड़ेगा। अभिषेक, आप बने रहें प्लीज़, और हम थोड़ा ग्राउंड की भी खबर लेंगे और छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आप बताइए कुछ पिच वगैरह के बारे में, मैदान के बारे में कोई जानकारी हो, टीम के बारे में कोई जानकारी हो। अब इतने सारे मैच हो गए हैं कि सब कुछ सारी जानकारियां हो गई। यहाँ पे भी रन बनेंगे, और क्योंकि अब आखिरी मैच है लीग का हमारा, और मुझे लगता है कि जैसे सभा भाई और कह रहे थे और बाकी लोग कह रहे थे कि हम लोगों को पहले ही बैटिंग करके जाना होगा यहाँ पे, और जो अपने लूप होल थोड़े बहुत बचे हुए हैं, हालांकि मुझे टीम में कोई लूप होल नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो भी लूप होल बचे हुए हैं उनसे बचते हुए उनको थोड़ा बहुत जो भी आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करना है, एक कहते हैं ना कॉपी जारी करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो, तो हमें सेमीफाइनल और फाइनल से पहले जो भी क्रॉस चेकिंग करनी है, ये बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम हमारा क्रॉस चेकिंग स्थल होगा। इस स्थल को हमें अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। कुछ लोगों को मौके दिए जाएंगे और एक दो सीनियर प्लेयर आराम कर सकते हैं, एक बॉलर को आराम मिल सकता है। तो इस तरीके से कुछ लोगों को जिनको अभी तक परफॉर्मेंस का मौका कम मिला है, उनको एक मैच इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, और मुझे लगता है 1 या 2 चेंजेस हो सकते हैं। अब क्या चेंजेस टीम करेगी ये उनके ऊपर निर्भर, वो देखना होगा। विजय दहिया साहब हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे, पिछली बार ही पूछना चाह रहे थे, वो टाइम नहीं मिला, पूछिए। आप डिप्लोमेटिकली बच रहे थे तो आप एक स्ट्रेट बॉलिंग, हालांकि विकेट कीपर थे, लेकिन आप एक स्ट्रेट गूगली सुनिए। नहीं, बचते तो ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलते हैं सारी चीज़ें। लेकिन जो आप वो कह रहे थे ना कि प्लेयर्स का, मुझे लगता है कि ये आजकल जो आप हर किसी की एक्सेसिबिलिटी तो है नहीं, ड्रेसिंग रूम भी है उसके आसपास, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जब आप देखते हैं, जो खबरें आप पढ़ते हैं, उसका बहुत असर पड़ता है। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी कवर करता हूँ, आसपास रहता हूँ, और कई बार ये माहौल देखने को मिलता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी ना जो पहले सीखने के लिए मिलता था, टीमें इकट्ठी रहती थी, वो थोड़ा सा अलग अलग नज़र आने लगे थे। लेकिन अब विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज, और सिर्फ ऑन द फील्ड नहीं, ऑफ द फील्ड भी, पुणे के मैच के बाद इकट्ठा उन्होंने एक ही कार में ट्रैवल किया। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि खाना खाते वक्त इकट्ठे बैठते हुए नजर आए।
उसका बहुत असर पड़ता है। और मुझे लगता है कि आप ना देखने से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि आजकल की जो वर्ल्ड है उसमें परसेप्शन इज़ द न्यू ट्रूथ। जो आप देखते हैं आप उसी को मानने लगते हैं। तो जिस तरीके से ये दो बड़े खिलाड़ी और जो स्तंभ हैं भारतीय क्रिकेट के, उनको इकट्ठा देखकर मुझे लगता है कि जो उसका असर है वो फिल्टर डाउन होकर डोमेस्टिक क्रिकेट तक नजर आएगा। अभिषेक, वो अच्छी खबर है। नाम मैंने दे दिए हैं, जामा आप पहनाओ। देखिए, किसी को बधाई देना एक अलग चीज है और किसी को गले लगाना एक अलग चीज है। किसी को दीपावली पे व्हाट्सएप मैसेज भेज के हैप्पी दीपावली कहना एक अलग बात है और किसी को फोन करके हार्दिक शुभकामनाएं कहना अलग बात है। बस इतना ही डिफरेंस आया है पहले और अब में। वेरी गुड। चलिए, तो हार्दिक शुभकामनाएं अब गले मिल के दे रहे हैं दीपावली की। और शायद इसका मतलब एक दूसरे को फोन करके दिए हैं, व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड व्हाट्सएप नहीं, कल तो होटल में एक साथ जाते हुए नजर, वो तो सारे इकट्ठे ही हैं, सारे इकट्ठे नजर आए। और कई सारे प्लेयर्स हैं, जैसे विजय कह रहे हैं कि जो कई सारे प्लेयर्स जो हैं एक साथ तस्वीरें, अगर पेसर्स हैं एक साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि बॉन्डिंग और सब बॉन्डिंग जो होती है वो टीम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करती है और उसकी कोशिश की गई है जो सामने और समय मिला है भारतीय टीम को। देखिए, एशिया कप से जो प्रदर्शन में परिवर्तन आया उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पूरी की पूरी टीम इस समय पूरी तरह से फिट है और यही टीम की कामना रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने की थी। और अच्छी बात यही हुई है इस विश्व कप में या फिर एशिया कप में कि हमारे सभी ऐसे खिलाड़ी जो एशिया कप के पहले इंजर्ड थे वो फिट हो गए हैं, उनको समय मिला है मैच फिट होने का और फिर सही समय पर मौका मिला है अपने आप को पूरी तरह से फिटनेस दिखाने का। और उसका नतीजा है कि इतना ज़्यादा एकजुटता हमें इस टीम में नज़र आ रही है। पर अभी भी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इम्तहान भारत का होगा सेमीफाइनल 15 तारीख को, कि बड़े मैचेस में हाई प्रेशर इनकाउंटर में भारत इसी प्रकार के एनवायरनमेंट के साथ, इसी प्रकार के एकजुटता के साथ मैदान में उतर पाता है कि नहीं। जो अभी तक हमें संकेत देखने को मिल रहे हैं उससे तो यही हम लोग कह सकते हैं कि पूरे विश्वास के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि यही प्रदर्शन सामने भी देखने को मिलेगा। और इसी वजह से अब रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ क्यों ट्रैवल करें, कई सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो डिस्कस करना होता है दो सीनियर प्लेयर्स को। ये दोनों के दोनों लीडरशिप, वो जो कोर ग्रुप होता है उसके हिस्सा रहे हैं। विराट को भली भांति मालूम है कि कौन से प्लेयर्स किस तरह का परफॉर्म कर चुके हैं, कौन सी टीम के खिलाफ आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बातें होती रहती हैं। तो बहुत ही अच्छा अवसर है कि एक तो बहुत लंबा टूर्नामेंट, इसके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़रूरी है कि सभी खिलाड़ी को फिट रखें और फ्रेश रखें और मानसिक रूप से सभी बहुत ज़रूरी है कि फ्रेश रहें। तो अभी तक हमें यही देखने को मिला। एक बाबा, जो चैंपियन जब भी टीम बनती है, जैसे हम 83 का हम बॉन्डिंग की कई बार कहानी देखते हैं, सुनते हैं, 2011 में भी जब हुआ, 2007 में अगर T20 वर्ल्ड कप में जाकर धोनी युवराज सिंह के कमरे के आगे जाकर खड़े हो गए थे खेलने को लेकर, बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था। या 2011 में सचिन की वजह से बहुत सारी बॉन्डिंग थी। तो ये तो होता है कि जब भी आप टीम जीतेगी तो कोई ना कोई एक बॉन्डिंग फैक्टर होता है जो आपको आगे ले जाता है। नहीं, बिल्कुल होता है, लेकिन आप 83 की बात कर रहे हैं। 83 जीतने के बाद पार्टिसिपेशन से compete करने की भावना आई थी। यहाँ जो टीम है ना, ये जब खेलने उतरी है तो सीधा आपको दावेदारी पेश करनी है। उस चीज़ में फ़र्क है, उन एक्सपेक्टेशंस में फ़र्क है। 83 में आप अगर देखें तो किसी की ये वो नहीं थी, किसी की कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये टीम हमारे लिए वर्ल्ड कप जीतेगी। तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी। वहाँ से वो जो दौर शुरू हुआ था, अब आप वहाँ पर पहुँचे हुए हैं जहाँ पर आप इतने बड़े टूर्नामेंट को शुरू होते ही ये कह रहे हैं कि नहीं, आप कम से कम खिताब जीतना है। तो वो एक्सपेक्टेशंस, वो बॉडी लैंग्वेज, वो प्रेशर बिल्कुल अलग है। अभिषेक के बाद अभिषेक, तो जो बात विजय जी ने कहा, विजय दहिया साहब ने, कि अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है, मतलब आपसे उम्मीद की जाती है, घर में आप टूर्नामेंट हो रहा है और आपसे हर कोई उम्मीद करता है कि आप इस बार जीतोगे। ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, वो भी लगता है कि फोर्स किया है प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को, कैप्टन को, कि भाई सबको मिलजुल के जो देश की उम्मीद है उस पर खड़े उतरना है। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि जब आप पूरी शिद्दत से किसी को पाने की चाहत हो तो अब सारी जो सारी कायनात है जो सारी कायनात है वो आपको ट्रॉफी दिलाने के लिए मतलब एकजुट हो गई है। आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप घरेलू ग्राउंड में खेल रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है और बाकी टीमें भी खराब खेल रही हैं। तो इन सब चीजों को जो है मिला के एक तरीके से मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और वनडे वर्ल्ड कप जीतना T20 में, मतलब मैं अभी भी ओल्ड स्कूल गया हूँ, मुझे वनडे वर्ल्ड कप जीतना और T20 वर्ल्ड कप जीतने से मतलब अगर वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप के बीच का विकल्प मिले तो वनडे वर्ल्ड कप जीतना टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसको अगर हम तीसरी बार जीतेंगे, हम लोग जब बच्चे थे तब सोचते थे कि ऑस्ट्रेलिया से आगे निकले,
हालांकि हम वो निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कम से कम हम उनको इसमें compete करते हुए मिलेंगे कि हमारे पास 3 वर्ल्ड कप ट्रॉफी होंगी, वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी होंगी। जी। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर 2023 से बेहतर कोई कोई आपके पास बिल्कुल बाबा, हम लोग सेमीफाइनल लाइनअप तो तय हो गया। अब हम लोग अब अगर उसकी बॉन्डिंग बात से कर लेते हैं। सेमीफाइनल लाइनअप पे अगर आए, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा लीग में जो मैच हुआ और यहाँ है, टीम इंडिया का हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि कोई लूप होल नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको लगता है न्यूजीलैंड फाइट बैक के लिए उनके कैप्टन फिर से मतलब फिट होकर आए हैं, क्या कोशिश कर सकते हैं वो टीम इंडिया को रोकने के लिए? देखिए विमल, 2 टीम हैं जिन्होंने कुछ हद तक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है भारत के खिलाफ। बल्लेबाजी में जब उनको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी थी तो न्यूजीलैंड ने बनाए थे 273, अफगानिस्तान ने बनाए थे 272। उसके अलावा कोई भी टीम भारत के गेंदबाजों के सामने डट कर खेल नहीं पाई है, और इससे मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस ज़रूर रहेगा न्यूजीलैंड टीम का। और उस मैच में केन विलियमसन टीम में शामिल नहीं थे। तो उनके आने के बाद ना ही केवल उनकी बल्लेबाजी, उनकी कप्तानी, उससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर ये सब प्रूव होगा न्यूजीलैंड के लिए। और भारत के को भी इसके बारे में जानकारी है कि न्यूजीलैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम है, उनके वर्क एथिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा कंप्लीट रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती ये टीम है। और बड़े बड़े मैचेस में भारत के सामने उनका पता नहीं किस कारण से पलड़ा हमेशा भारी रहा है, चाहे वो एक दिवसीय क्रिकेट हो या फिर टेस्ट क्रिकेट क्यों ना हो। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर ही भारत को मैदान में उतरना होगा, और मुझे विश्वास है कि भारत की तैयारी भी कुछ उस प्रकार की रहेगी। पर जो सेमीफाइनलिस्ट जो 4 टीमें सामने आई हैं बिमल और बाबा, ये एक्सपेक्टेड लाइंस हैं सिवाय इंग्लैंड के। इन सब के बारे में लोग बात कर रहे थे, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड में से एक टीम आ सकती है। इंग्लैंड एक हमेशा से फेवरेट रही है क्योंकि लास्ट टाइम वो डिफेंडिंग चैंपियंस थे। तो खाली आप इंग्लैंड को हटा दें, उसके अलावा जो 4 टीमें सामने आई हैं वो एक प्रकार की फेवरेट्स हैं जब ये विश्व कप शुरू हुआ था तब भी, सिवाय मुझे लगता है दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और उनका मुकाबला भी बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। पर सबसे पहला मैच जो है इंडिया और न्यूजीलैंड का, ये एक बहुत बड़ी हाई वोल्टेज ये इनकाउंटर होने वाला है। पिछला मुकाबला भी कुछ ऐसे ही था, मतलब पिछले बार भी हम लोग, हमारी तैयारी तो पूरी थी, मैच भले ही उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन नहीं, जब आप एक बार यहाँ पर पहुँच गए ना तो सब टीमें बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप पॉइंट ज़्यादा लेके आए हैं उसकी कोई एडवांटेज है आपको। और न्यूजीलैंड की तरफ आप कभी भी देखेंगे ना तो एक ऐसी साइड है, अगर आप ये कहने की कोशिश करें कि स्टेडियम का प्रेशर होगा या किस तरीके से भारतीय टीम खेलती हुई है उसका प्रेशर होगा, ये सब वो सोक इन कर लेते हैं। क्योंकि उनसे आप इंडिविजुअली देखेंगे तो इतनी एक्सपेक्टेशंस आपकी रहती नहीं, इतने बड़े बड़े नाम हैं नहीं ना उनके यहाँ पर उसको इस तरीके से आंका जाता है। लेकिन जब वो एकजुट होकर खेलते हैं या एक टीम की तरह खेलते हैं तो वो आईसीसी इवेंट्स में उनका रिजल्ट दिखाता है आपको वो कितनी खतरनाक टीम है। और मैं अभी भी ये कहूँगा कि हम सब बैठ के बात ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि हम सेमीफाइनल के बजाय सीधा फाइनल और फाइनल विश्व विजेता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत एक कड़ा इम्तिहान होगा आपका, क्योंकि नॉकआउट मुकाबलों के अंदर ना आपका माइंडसेट थोड़ा सा और बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर गलती करने के जो चांसेस है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये ज़रूर आएगा, अगर एक बार भी हम अंडर प्रेशर आए कि यार अब तक कोई भूल चूक हुई नहीं थी, कहीं यहाँ ना हो जाए, तो वो उस दौर से ज़रूर गुजरेंगे आप चाहे कितना भी कहें। लेकिन इतना आसान मुकाबला होने वाला नहीं है। और फिर उनके कप्तान जो एक स्टेबिलिटी उनको देते हैं, जो एक इस तरीके का अनुभव है, वापसी बहुत जबरदस्त हुई और उनकी खुद की रिस्पेक्ट भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी बहुत ज्यादा है। तो वो उन सब चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है। एक तो क्रॉस वर्ल्ड वो जो कैप्टन कूल के मतलब जो 2019 की जो वो तस्वीर है वो अब सबके जहन में कि धोनी से उनका कंपैरिजन होने लगा और कैप्टन कूल उनको लोग बोल रहे थे। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एडेड एडवांटेज है। नहीं, बिल्कुल एडेड एडवांटेज, और खेल की वजह से नहीं, उनके व्यक्तित्व की वजह से भी उनकी जो रिस्पेक्ट है वो है वहां पर। और किस तरीके के खिलाड़ी हैं ये भारतीय टीम को बिल्कुल पता है। अगर वो खड़े रहेंगे तो उनको पता है कि ये आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं और अपने खिलाड़ियों को अपने आसपास भी खिला सकते हैं। अभिषेक क्या कहेंगे इस मुकाबले के लिए, जो हमारा मुकाबला होने वाला न्यूजीलैंड से? थोड़ा डर ही रहता है क्योंकि इतिहास भी जो है कुछ उन्हीं के साथ रहा है और सेमीज में उनका रिकॉर्ड हमसे बेहतर है। अगर रिकॉर्ड की बात करें, स्टैटिस्टिक्स, देखिए इतिहास बदलने वाला ही विजेता बनता है और हम इतिहास बदलने के लिए इस बार आए हैं। और 2019 की बात अगर हम करेंगे, 2019 में सेमीफाइनल हमारा न्यूजीलैंड से हुआ था, लेकिन वो परिस्थितियां अलग थी, वो इंग्लैंड था, वहां बारिश हुई थी, वहां पे बहुत पेस बॉलर को मदद मिल रही थी और कुल मिला के हमारे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां नहीं। यहाँ हमें वानखेड़े में सेमीफाइनल खेलना है, हम फॉर्म में, हमारे पेस बॉलर फॉर्म में। न्यूजीलैंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, अभी वो 1 मैच जीते, लेकिन उससे पहले 4 मैच वो लगातार हार के आए हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे सिर्फ एक कंपटीशन नजर आ रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में अद्भुत परफॉर्मेंस करता है, अद्भुत प्रदर्शन रहता है।
और इंडिया के खिलाफ उसका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा लगता है। तो मुझे अगर अभी कोई भी एक अगर इंडिया के राह पे अगर रोड़ा नजर आ रहा है, अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हरा कर फाइनल में पहुंचता है तो ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए रोड़ा होगा। बाकी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, मुझे नहीं लगता कि इस जो हम जिस जमीन पे खेलने जा रहे हैं वानखेड़े में और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहां हमें ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई चुनौती नहीं है। सभा भाई, ये मैक्सवेल के भूत का इशारा कर 2013 में जो भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, वो इंग्लैंड में मुकाबला हुआ था वो टूर्नामेंट, वहाँ पर भी भारत का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था। हर एक मैच में भारत ने डोमिनेट किया था। पहला मैच मुझे याद आ रहा है दक्षिण अफ्रीका के साथ था, हम लोगों ने 340 रन बनाए थे, दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया था। उसके बाद वो तो एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पर हर एक मैच हाई प्रेशर मैच हुआ था और हर मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था। फाइनल मुकाबला था इंग्लैंड के विरुद्ध और वो 50 ओवर का मैच था, पर बारिश की वजह से अंत में वो सिर्फ 20 ओवर का मैच रह गया था। वहाँ पर एक ऐसी स्थिति बन गई थी जहाँ पर भारत वो मैच हार सकता था और पहली बार ऐसा लग रहा था कि ये इतना शानदार प्रदर्शन रहा है पूरे टूर्नामेंट पर फाइनल मुकाबला कहीं भारत फिर से ना हार जाए। तो भारत ने अंत में वो जो कहते हैं कि सही मोमेंट को, जो बड़े मोमेंट्स होते हैं उसको अपने हक में पकड़ लिया, जिसकी वजह से भारत वो मुकाबला जीत गया। मुझे लगता है कि इसकी पहचान सेमीफाइनल मुकाबले में भी होने वाली है। भारत की जो टीम है, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, जिस तरह के उनके कप्तान और कोच हैं, वो आगे के बारे में सोचते नहीं हैं। जो मैच होने वाला है उसी के बारे में इस समय सोच रहे हैं। अभी नेदरलैंड्स है, उसके बाद न्यूजीलैंड है और उसके बाद फिर वो आगे की तैयारी करेंगे। एक बड़े टूर्नामेंट में अंत तक टूर्नामेंट में बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी एकाग्रता एक एक मैच पर होनी चाहिए। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं भारत और हॉलैंड के बीच मैच होने वाला है नीदरलैंड्स के साथ, लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव की। बहुत सारी टीमें ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन सबसे अव्वल जो है 8-0 का रिकॉर्ड है अभी हमारा, 9-0 होने जा रहा है। 2003-7 में जैसा सभा जिक्र कर रहे थे 11-0 हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने जो जीता था। सभा, क्या हम उस ओर जा रहे हैं? मतलब क्योंकि मोमेंटम उस तरफ है, लेकिन माइंड में ये स्टैटिस्टिक्स भी होता है आपके। हालांकि रोहित शर्मा ने कहा था कि मैं इतना नहीं सोचता हूँ। देखिए, ये जो फॉर्म है ना भारत का, इसको सिर्फ एक ही वजह से भारत का ये रिकॉर्ड अब नहीं बन सकता है, वो है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इम्प्लोड करना या सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना। और वो तभी हो पाएगा जब आपके खिलाड़ियों की एकाग्रता जो है भंग हो जाए। नहीं तो ये फॉर्म दिखाया है, जिस प्रकार का पोटेंशियल है, जिस प्रकार का रिदम नज़र आ रहा है इस समय टीम में, जिस तरह की बॉन्डिंग जिसके बारे में उन्होंने बात की है, वो नज़र आ रहा है इस टीम में। मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड भारत ज़रूर इक्वल करेगा जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। मुझे लगता है कि भारत एक ऐसे फेज़ में है क्योंकि यहाँ से आने वाले समय में भारत वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर सकता है और तीनों फॉर्मेट में भारत को डोमिनेट करना चाहिए। ये बात मैं कई बार बहुत सालों से कहता आ रहा हूँ कि जिस प्रकार का प्रिपरेशन भारतीय टीम का रहता है या फिर जितना ज़्यादा ग्रास रूट पे काम करती है BCCI, उस लिहाज से ICC इवेंट्स में भारत का प्रदर्शन उस तरह का रहा नहीं है। पर अब ये समय आ गया है कि उसको बदला जाए, चाहे वो अंडर 19 बॉयज़ का विश्व कप हो या महिलाओं का हो या फिर ऊपरी लेवल में वनडे क्रिकेट हो, T20 वर्ल्ड कप हो या फिर टेस्ट चैंपियनशिप क्यों ना हो। अब ये समय है कि आने वाले 10-12 साल में, एक ज़माने में जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ को कहा जाता था वो इनविंसिबल थे, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता था, वही समय है भारत का कि अब वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करने का ये समय आ गया है और मेरे विचार में उसका आगाज़ इस विश्व कप से होना चाहिए। विजय से जी हाँ, अगर आप हालिया प्रदर्शन के बारे में बात करें, जिस लय के बारे में बात करें, और फिर उसके अलावा आपके पास है क्या, आपकी ताकत क्या है? एकजुटता आपकी ताकत है। आपके पास हर बॉक्स जो आप कहते हैं उसको टिक करने के लिए अगर आप देखें वो प्लेयर्स हैं। आपका एक कप्तान ऐसा है जो इस तरीके की फॉर्म में है। आपके पास रनों का पीछा करने के लिए एक ऐसा खिलाड़ी है जो वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आप मानते हैं। आपकी बॉलिंग अटैक में इस तरीके के विकल्प हैं कि जो किसी भी स्टेज में आप देखिए तो उनमें विकेट लेने की ताकत है। तो वो संपूर्ण टीम आपको नज़र आ रही है और उसी वजह से सिर्फ ये नहीं है कि आप घर पे खेल रहे हैं, वो तो एक एडिशनल एडवांटेज है आपके पास। आपको होम सपोर्ट मिलने वाला है, वो और ज़्यादा आपकी मदद करता है। कुछ ऐसे क्षणों में जब आपको लगता है कि शायद ये मैच हमारे हाथ से फिसल सकता है, वो सपोर्ट भी आपके काम आता है। तो वो हर चीज़ अगर आप देखें तो आपके हक में है। लेकिन आप ज़रूर कहते हैं खेल में आप जिस स्टेज पे जहाँ पर आप खेल रहे हैं, एक तरफा मुकाबले होने की बहुत कम उम्मीद है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मुकाबला आपका सेमीफाइनल में होने वाला है। सही कहा आपने। जैसा कि विमल, हम बात ही करते हैं कि खेल ही ऐसा चीज है जिसको कि पहले से आप स्क्रिप्टेड नहीं कर सकते, आप पहले स्क्रिप्ट इसकी नहीं लिख सकते। यही एक अहम बात होती है। और अगर अभिषेक हमारे साथ हैं, जाते जाते एक कमेंट देख कि अगर आप पिछले 8-10 साल से बार बार कह रहे हैं, सबसे अलग बॉन्डिंग के अलावा क्या फर्क दिखता है आपको नेट्स पर अगर आप जाते हैं तो?
नहीं, आप मेन चीज है, आप पिछले पिछले परफॉर्मेंस को अगर आप देखें और अभी के परफॉर्मेंस को देखें तो सबसे बड़ा अंतर बॉन्डिंग का ही है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा अंतर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बाकी तो लोग नेट पे जाते हैं, वैसे ही खेलते हैं, वैसे ही परफॉर्म करते हैं। और पहले एक ये था कि कुछ लोगों को एक स्पेशल प्रेफरेंस मिलता था, अब वो प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। सब लोग एक एक समान, मतलब रोहित शर्मा भी उसी जगह पे हैं, विराट कोहली भी उसी जगह पे हैं, हार्दिक पांड्या भी उसी जगह पे हैं, रविचंद्रन अश्विन भी उसी जगह है। एक जो वो समाजवाद का जो नया किला है वो मुझे लगता है टीम इंडिया में दिखाई दे रहा है। चलिए, तो इसी नोट पे जो है अब कहीं तो आपने सोशलिज्म को का पक्ष लिया। ये हमारी चर्चा जारी रहेगी आगे भी। इस ब्रेक के बाद हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन जब टीम इंडिया ऊपर जाएगी वहां समाजवाद की बात नहीं होगी, विजेता की बात होगी। जो जीता वही सिकंदर और होगा। अभिषेक, जब हम अगले शो में भी आपके साथ रहेंगे जब जो इंडिया का मैच होगा, क्योंकि अभी विजय दहिया साहब बोल के गए हैं कि अगले शो में जरूर अभिषेक को रखिएगा ताकि जब सेमीफाइनल और फाइनल होगा। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। और हमारे मेहमान बदल गए, लेकिन हमारा इरादा बरकरार है आप तक गुगली की खबरें पहुंचाना है। और क्रिकेट पे हम बातें कर रहे हैं। इंडिया का हॉलैंड से मैच है। इंटरेस्ट, एकेडमिक इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन टीम के लिए बहुत कुछ इसमें दांव पे है, क्योंकि बाबा सेमीफाइनल है अगला मुकाबला और फाइनल है। उस लिहाज से ये बहुत अहम मुकाबला है। अब जो है नॉकआउट फेज है, आप कह सकते हैं टूर्नामेंट का। आज के मैच के बाद भारत जो है न्यूजीलैंड से खेलेगा, उसके बाद फाइनल का मैच बचा। हमारे साथ राजेश चौहान साहब, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप दोनों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आप सबको भी। चौहान सर और इनाक्षी, पहले चौहान सर आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हॉलैंड के साथ मैच है, लेकिन उसके साथ हमारी नज़र जो है वो सेमीफाइनल लाइनअप पर है। अब इस टीम के लिए आप क्या कहेंगे? जो टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो ऐसा क्या करे कि और भी बेहतर हो जाए? देखिए, जो रिदम बना हुआ है सिंपल है। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और हम सेमीफाइनल खेलने वाले हैं, बहुत अच्छी टीम से खेलने वाले हैं। तो सिंपल सी चीज है, जो हमारा रिदम बना हुआ है, जो भी हमने प्लानिंग की है, जो भी हमारा अभी तक हमने करते आए हैं, वो हम उसी पे चले, कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। और इस मैच को भी हम उतना ही सीरियसली खेलें जितना हमने बाकी मैचेस खेले। एक जानकारी दे देता हूं चौहान सर की, अब टॉस हो गया है, भारत जो है पहले बल्लेबाजी करेगा। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बल्लेबाजी करना, जो उन्होंने निर्णय लिया है। जो मैं अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने आपसे लास्ट उसमें भी कहा था कि अभी भी हमारे दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बैटिंग की प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक सूर्य कुमार का एक इनिंग ड्यू है, मैंने कहा था कि एक बहुत अच्छी इनिंग उनकी ड्यू है, और केएल राहुल की एक इनिंग बहुत ड्यू है। तो अगर बिफोर इसके क्या बोलते, नॉकआउट के, अगर इन्हें कोई अच्छी पारी मिल जाती है दो, तो ये जो थोड़ा सा गैप है हमारी टीम में, जो थोड़ा सा नीचे में, वो पूरा हो जाएगा। इनाक्षी, एक तो जो रोहित शर्मा के क्रैकिंग स्टार्ट को लेकर द्रविड़ ने कहा है, मतलब ऑफ कोर्स कोई अप्रोच बदलने की बात नहीं है, लेकिन जैसे राजेश चौहान कह रहे हैं कि जो दो मिडिल ऑर्डर को टेस्ट होना बाकी है, वो कितना जरूरी आपको लगता है? या आपको लगता है कि ठीक है, रिदम है, जब मौका आएगा तो आ ही जाएगा? इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी बात इंडियन टीम के लिए यही रही है कि जो भी प्लेयर बीच में जिसका बैड पैच आया वो बाउंस बैक किया है। तो हमने देखा जैसे श्रेयस अय्यर का बीच में डाउट करने लगे थे कि उनको खिलाएंगे, प्लेइंग 11 में रहेंगे, वो बाउंस बैक किए। और जिस प्रकार से बाउंस बैक किए, अगर हम वो 106 मीटर का 6 याद करें तो वहीं से पता चलता है कि वो शॉर्ट बॉल वाली जो छोटी छोटी चीजें बाकी लोग ध्यान से देखते हैं वो मैटर नहीं करती है। वो एक इनिंग होती है जिससे वो एक बार कम बैक कर लेते हैं, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है टीम का भी और जो एनालिस्ट है प्लेयर्स का भी। एक इनिंग्स के बाद ही बोलने लगता है कि हाँ अब ये फॉर्म में आ गए। तो मुझे वही लगता है कि गिल के स्पेसिफिकली आज एक इनिंग होना एक कॉन्फिडेंस वाली ही बात रहेगी, बट इन अ बिगर पिक्चर मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क पड़ेगा। मतलब सभी तैयार हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इनाक्षी, जैसे रोहित शर्मा कह रहे थे कि कोई टीम चेंज नहीं करेंगे, उन्होंने साफ कर दिया है सेम टीम खिला रहे हैं। मतलब ये पूरा जो माइंडसेट है वो
जो विक्ट्री तक के लिए टारगेट फिक्स है। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ ने कहा था कि अब हम ब्रॉडर पिक्चर की बात नहीं कर रहे, हम नैरो विजन की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली फोकस की बात कर रहे थे। राजेश भाई? नहीं, फोकस होना ही चाहिए, और उन्होंने अब एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि अब हम इस लाइन के अंदर ही हैं, और हमने अभी तक जो किया है एक लाइन के अंदर किया, एक हद के अंदर किया, और हम सक्सेस हुए हैं। अब इसके बाहर हम नहीं जाएंगे, अब इससे हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। दूसरी चीज है वो टीम, देखिए नीदरलैंड की जो टीम है, जो जितना मैंने उनको थोड़ा बहुत समझा है, वो अपना एक वजूद छोड़ना चाहते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, और वो इतने आसानी से इस मैच को इजी नहीं लेंगे। वो अगर इस मैच में पूरा ताकत लगाएंगे कि अगर हम हिंदुस्तान को हराते हैं, भारत को, तो एक माइलस्टोन बनेगा उनके लिए। तो ये चीज उनके माइंड में है, और वो अपना वजूद इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कहीं ना कहीं अपना माइलस्टोन रखा है, तो वो उस माइलस्टोन को बड़ा करना चाहिए। लेकिन अब आप इस मैच के अलावा यदि हम सेमीफाइनल लाइनअप की बात करें तो चौहान सर, आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? क्योंकि एक वो टीम है जो सेमीफाइनल में जब हम उससे खेलते हैं तो एक उनके साथ एक थोड़ी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, एक चौंकाने वाली टीम भी है वो। नहीं, बिल्कुल। और आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड की टीम में उन्होंने अभी जो टीम आई है उनकी, वो टीम थोड़ा सा अगर आप समझे तो उन्होंने एशियन ट्रैक पे कैसे खेलना, उसकी एक उन्होंने अलग से प्रिपरेशन की है। आप रचिन को ले लीजिए, आप उनके दूसरे जो ओपनर बैट्समैन है, 2-3, इवन ये लोगों ने आईपीएल जो जिन्होंने सीनियर प्लेयर है आईपीएल खेल रहे हैं, तो उन्होंने जो एशियन ट्रैक पे, हमारे यहाँ के जो एशियन ट्रैक पे जो उन्होंने बैटिंग करनी है उसकी एक प्रिपरेशन की है, बॉलिंग की, स्पिनर्स की भी उन्होंने एक प्रिपरेशन की है। तो उस टीम को हमको हल्के में लेना नहीं है। अगर हमने उस टीम को जरा भी हल्के में लिया तो हमारी जो इतनी मेहनत है, इतनी बड़ी मेहनत पूरी फेल हो जाएगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी जुड़ गए। रितेंद्र, जो दो खबरें हैं कि एक तो दोनों टीमें ने कोई बदलाव नहीं किया है, जो टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की है, लेकिन एक खबर बारिश की भी आ रही है। केवल अप्रोच की अगर हम बात करें, हम इस मैच को जीतने के लिए केवल खेल रहे हैं, या न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबला है या फाइनल है उसका भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है हमारे, और हम उसके प्रिपेयर भी कर रहे हैं साथ में? जी हाँ विमल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैच हल्का है, हम सब जानते हैं, नीदरलैंड्स के पास कोई भी मौका नहीं होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे हम अब सेमीफाइनल खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो महज कुछ दिन दूर है। और हम कल के शो में भी विमल आपसे बात कर रहे थे कि भारत अपनी स्ट्रॉन्ग 11 के साथ उतरेगा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, उसकी जरूरत भी नहीं है। अब काहे का रेस्ट, जब वर्ल्ड कप महज कुछ दिन दूर है, अगर आपके हाथों में आ रहा है तो जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, लग रहा है भारत के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है। तो सही फैसला है रोहित शर्मा के द्वारा, पूरी 11 के साथ उतर रहे हैं। और जैसे आपने बारिश की बात की, देखिए भारत यही चाहेगा पूरा मैच हो, पहले बल्लेबाजी कर रहा है, सब लोग रन बनाना चाहेंगे, क्योंकि नथिंग मोर देन मैच प्रैक्टिस। इस मैच में कुछ खास नहीं होने वाला है, लेकिन अगर रोहित, विराट, श्रेयस रन बनाते हैं, 100 रन बनाते हैं, तो जो कॉन्फिडेंस है वो 15 तारीख को न्यूजीलैंड के खिलाफ लेके जाएंगे। तो अगर हम मनोबल की बात करें, अगर हम प्रोत्साहन की बात करें, मोटिवेशन की बात करें, ये मैच अनिवार्य है। तो रतिंदर, अभी भी आप मानते हैं कि, या अभी भी आपको शक है कि ये हमारी अभी तक की सर्वश्रेष्ठ टीम है? बाबा देखिए, जिस तरह हम क्रिकेट खेले हैं ना, हमने रौंदा है प्रतिद्वंदियों को, यहाँ पे हमने किसी को पास नहीं लगने दिया है। तो अगर उस लिहाज से बात करें, रिजल्ट्स की बात करें, मुझे लगता है वर्ल्ड कप में ऐसे रिजल्ट्स तमाम हम पिछले 30 साल चले जाएं नहीं आए हैं जहां पे कोई टीम हमारे पास ही नहीं आई है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट की तूती बोल रही है। तो जी हाँ, नजर ना लगे, देखिए सेमीफाइनल फाइनल डिफरेंट बॉल गेम है। अब लीग आज के बाद खत्म हो जाएगी, एक अलग सा प्रेशर अब ये 4 टीम पे आएगा, और जो प्रेशर को बेहतर झेलेगा वो वर्ल्ड कप जीतेगा। इनाक्षी एक क्रिकेट एडिटर है आप, अगर आपको ये बोला जाए, और फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, तो आपको बोला जाए कि टीम इंडिया की कमियों की ओर बताओ, जरूरी है बताना, तो क्या आज होगा, क्या पीस होगा? कमियां मैं बोल ही नहीं पाऊंगी जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है। एक चीज हमने रिसेंटली देखी कि बुमराह सिराज को बैटिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो बस यही एक उनका पॉइंट है जो नॉकआउट स्टेजेस में हम देखते आ रहे हैं, इतने वर्ल्ड कप हो चुके हैं कि
अगर कोलैप्स करते हैं तो बहुत कोलैप्स करते हैं, और इसीलिए मे बी बुमराह और सिराज को हम बैटिंग प्रैक्टिस नेट्स में दिख रहे थे। तो अगर हम इस चीज को पार कर जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि रोहित विराट जिस माइंडसेट से खेल रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं, उनको कोई भी मैच प्रेशर होने वाला है, स्पेशली वानखेड़े में। तो एज लॉन्ग एज हम कोलैप्स ना करें बैटिंग में, आई थिंक कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि इनाक्षी सिराज को थोड़ी फील्डिंग प्रैक्टिस भी करानी चाहिए। चौहान सर, आपके पास आता हूं। एक डिबेट हमारे और सोडी साहब के साथ बहुत दिनों से चल रही है कि क्या ये इंडिया की बेस्ट टीम है, आज तक की बेस्ट है, आज तक की बेस्ट टीम है। आपकी क्या राय है? कौन से फॉर्मेट की बोल रहे हैं आप? पूरी 50-50 की बोल रहे हैं, 20 की बोल रहे हैं, या आप कंप्लीट टीम बोल रहे हैं? पहले वो बताइए जी। वनडे देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी जो अभी जो टीम है, इस टीम में बॉलिंग लाइन को लेकर के कोई भी सवाल नहीं है। ये जो बॉलिंग लाइन है, वो बॉलिंग लाइन हमारी, चाहे आप 2020 खेलिए, चाहे आप 50 खेलिए, चाहे आप टेस्ट खेलिए, तो ये बॉलिंग लाइन आपकी बेस्ट है। रह गया बैटिंग का, बैटिंग में भी जिस ढंग से अभी हमारे बैट्समैन खेल रहे हैं, उन्होंने पिछले 8 मैच में जिस ढंग से उन लोगों ने बैटिंग की है, मैं समझता हूं कि नेचुरल है। आज की डेट में हमारे जो 2 बेस्ट टेस्ट प्लेयर भी हैं, तो रोहित और कोहली 2 हैं। श्रेयस अय्यर को मैं बहुत अच्छा एक ऐसा बैट्समैन मानता हूं जो हर फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। जाडेजा हमारे टाइम एक ऐसे हमारे क्या बोलते, वो जो बोलते ना पपलू होते हैं, जो जोकर होते हैं, कहीं भी फिट हो जाते हैं, तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं ही हमारे पास। तो ये बेस्ट टीम है। रतिंदर का कोई मतलब अभी तक देखे तो मैं बिल्कुल रतिंदर के साथ हूं कि अभी तक की बेस्ट टीम है ये अभी हिंदुस्तान की। लेकिन वक्त के साथ साथ परफॉर्मेंस या पर्सनल जो एक फॉर्म होता है, वो कितना चेंज होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस पूरे टीम में सिर्फ एक ही प्लेयर ऐसा है जो जगह पे हर फॉर्मेट में फिट नहीं होता है, वो है सूर्य कुमार। सूर्य कुमार एक ऐसा बैट्समैन है जिसको हमको अपनी जरूरत के हिसाब से हमको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वही एक ऐसी जगह मेरे हिसाब से लगती है। बाकी टीम बिल्कुल परफेक्ट है। पांड्या आ जाएंगे तो सूर्य कुमार की भी जगह नहीं बचेगी सर, नहीं बचेगी। सोडी जी, क्या एक जो हम चर्चा कर रहे हैं लगातार कि जो बड़े प्लेयर्स के बीच में जो एक बॉन्डिंग बनी है, और जो दिवाली की पिक्चर्स आप सबने देखी होगी सोशल मीडिया पे आई है, वो क्या आपको लगता है डेलिबरेटली जो है मैनेजमेंट ने किया है कि एक ऐसी तस्वीर पेश करने से कि लगे कि टीम अंदर और बाहर मैदान और उसके बाहर दोनों जगह एकजुट है? जी हाँ बाबा, देखिए वर्ल्ड कप है, बड़ा इवेंट है और बहुत साल के बाद एक बार आता है। तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हैं। अगर विराट कोहली अकेले रन्स बनाते रहे, रोहित शर्मा अकेले रन्स बनाते रहे, शायद वर्ल्ड कप आप नहीं जीतेंगे। लेकिन अगर आप 11 की तरह उठ रहे हैं, एक कलेक्टिव यूनिट है, तो आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और भारत ने दिखाया है। कुछ दिन पहले हम एनडीटीवी के माध्यम से ही बात कर रहे थे, श्रेयस अय्यर और गिल ठंडे लग रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा और विराट का बल्ला बोल रहा था। लेकिन जब से श्रेयस का बल्ला बोलना शुरू हुआ है, गिल का बल्ला बोलना शुरू हुआ है, हमने टीमों को रौंदना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका हो, श्रीलंका हो, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर आपके 11 के 11 परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज ठंडे नजर आ रहे थे, उन्होंने काबिल बॉलिंग की है। अगर हम पिछले 4 मैचेस की बात करते हैं, जडेजा अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो इस टीम में अब कौन सा लड़का आउट ऑफ फॉर्म है, वो पिक करना इतना मुश्किल है। तो अब ये दर्शाता है कि इस टीम के जो 11 के 11 अब बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। और मुझे देखिए सच बताऊं, अनसर्टेनिटी इज द ग्लोरी ऑफ दिस गेम। लेकिन 19 को कहीं ना कहीं एक विजुअलाइजेशन होती है, कहीं ना कहीं एक सपना होता है। मुझे दिख रहा है रोहित शर्मा वर्ल्ड कप उठाए हुए हैं। चलिए, क्या बात है, विजुअलाइजेशन है। और बाबा, अगर ये लगता है कि मतलब जिस तरह से मोमेंटम है वो हमारे खिताब की ओर है। जी, हमारा अच्छा खेले, हम ऐसा खेले तो वर्ल्ड कप उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर से स्वागत, हमारे तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ वक्त भी कम है। एक छोटा सा सवाल है, फाइनल में किसके साथ भारत की भिड़ंत देखते हैं? लेडीज फर्स्ट, इनाक्षी सबसे पहले। अनडाउटेडली जिस हिसाब से मार्च 177 और मैक्सवेल 200 बना के आए, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा। सोडी साहब, देखिए मुझे लगता है शायद साउथ अफ्रीका के साथ हमारी टक्कर होगी। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए जो भी सेमीफाइनल है, हमारे पंजाब में जब डोमिनेट करते हैं ना बाबा और विमल, हम बोलते हैं इक्की दुक्की चक दवांगे, लोड पई ता न्यूजीलैंड नू टक दवांगे। राजेश भाई,
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल। यस, ऑस्ट्रेलिया का जो एक्चुअली उनका जो बैकग्राउंड रहा है, वो हमेशा जब बाउंस बैक करती है बहुत जम के, बहुत तेजी से करती है और बहुत दम से करती है। तो बिल्कुल मैं इस बात को सहमत हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया शायद आ जाए। बिल्कुल, जब ऑस्ट्रेलिया आएगा तब की तब देखेंगे। और चलते चलते रतिंदर, आपको बता दूं, इस सोडी का मैं देख रहा था दिवाली संदेश, उन्होंने पंजाबी में ही दिवाली संदेश दिया था इंडियंस को और सबको। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।